हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में वन लाइनर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता किसे कहा? हेरोडोटस को इतिहास का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? हम उसे आहत सिक्के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के हम अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को भारत में प्रागैतिहासिक खोज आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। फिर हम हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा जाता है? तो हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसे अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल है, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे हम अंग्रेजी में हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक? ये मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल ये 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ऐतिहासिक काल को 600 ईस्वी पूर्व से इसे आगे माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत लिखित ही है, लिखित उपलब्ध नहीं है। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु अपठनीय है। ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं तथा विदेशी विवरण है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप हैं, जिन्होंने 1837 ईस्वी में इसे रीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट, ये इनकी कृति है। नेक्स्ट, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इन तू शब्द का प्रयोग किया है। अगला है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम इसे अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में एपिग्राफी भी कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को हम पुरालिपि विद्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया है? तो वीए स्मिथ ने प्राचीन भारत के सुनियोजित इतिहास को तैयार किया है। नेक्स्ट है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे?
वैवस्वत मनु भारत के प्राचीनतम राजा हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार हैं। नेक्स्ट, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश में उल्लेख है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक जो है वो मनुस्मृति को मानी जाती है। नेक्स्ट है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो जो मानक ग्रंथ है शुंग काल का वो है मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र से मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के। नेक्स्ट, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट, पुरावशिष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, चीनी लेखकों का विवरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हैं लेखक और किस समय में भारत आए और इन्होंने कौन सी रचनाएं की और इनका यात्री विवरण। तो पहला है फाहियान है। इनका जो समय है वो 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच में रहा है और इनकी जो रचनाएं हैं वो है भारत दशा का विवरण। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनका जो यात्री विवरण है वो यह प्रथम चीनी यात्री था फाहियान, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। फिर अगला जो चीनी लेखक है वो है वेन-सांग है। वेन-सांग का जो समय है वो है 629 से 645 के बीच में ये भारत आया था। इसकी जो रचनाएं हैं वो है सी युग की है। इसे हम पाश्चात्य संसार का लेख भी कहते हैं। और इसका जो यात्री विवरण है, वेन-सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता है। और इसमें
हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो अगला जो चीनी लेखक है वो है इत्सिंग है। इसने इसका जो समय है वो है 673 से 675 ईस्वी के बीच में ये भारत आया था। इसकी जो रचनाएं हैं वो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं हैं और इसका जो विवरण है वो है चीनी यात्री बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। नेक्स्ट है प्रमुख अभिलेख और शासक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है अभिलेख। तो पहला जो अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किस शासक के काल में बना था? तो ये कलिंग नरेश खारवेल के शासन के काल में बना था। अगला जो है वो है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय शासक के काल में बना था। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है वो गौतम बलश्री शासक के काल में बना था। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये रुद्रदामन शासक के काल में बना था। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख है। ये समुद्रगुप्त शासक के काल में बना था। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। ये मालवा नरेश यशोवर्मन शासक के काल में बना था। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार नरेश भोज के शासक के काल में बना था। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजयसेन के काल में बना था। फिर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ये स्कंदगुप्त शासक के काल में बना था। नेक्स्ट है बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो सुंग काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो ये सीयू की पुस्तक में किया है। नेक्स्ट है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो इसकी जो रचना है वो है अल-बरूनी ने की है। अगला है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है मार्को पोलो के द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख किया गया है? तो मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख किया है। अगला जो है वो है पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि का अगर आप महाभाष्य पढ़ेंगे तो उसमें शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। तो ये था हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो हमने इसमें जो कुछ भी पढ़ा है वो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।